हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। मैं संजीव आप लोगों के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत तथा बंगाल के इतिहास से जुड़ी एक बहुत ही डरावना अध्याय के बारे में। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कल यस्टरडे द बंगाल फाइल्स जो विवेक अग्निहोत्री डायरेक्शन एक फिल्म है जिसमें मुख्य किरदार में अभिनय कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती एंड अनुपम खेर। तो ये मूवी का टीज़र लॉन्च हुआ है और ये मूवी 5 सितंबर को आने वाली है। और ये मूवी इंडिया की इतिहास से जुड़ी एक बहुत ही डरावना एक काले अध्याय जो कि है 1946-47 हिंदू मुस्लिम राइट्स, द किलिंग्स, द जेनोसाइड्स ऑफ हिंदूज़। एक बहुत ही डरावना अध्याय था ये। द डिविशंस ऑफ इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था उस सारे विषय के ऊपर निर्मित एक फिल्म होने वाली है। तो मैंने इससे पहले भी आप लोगों से कहा था कि जबकि ये मूवी आ रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि इस मूवी जिस सब्जेक्ट के ऊपर बेस है कि ये रायट्स, ये कम्युनल जो झमेला था उस समय का, जो मैसेकर हुआ है, जो बिगेस्ट जेनोसाइड हुआ है, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम जितना मुझे पता है। लेकिन बाद में नहीं हुआ था तो कल टीज़र आया तो मैंने सोचा कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो स्पेशली जेन ज़ेड के बच्चे की और जो स्पेशली मुझसे 5 या 8 10 साल छोटे हैं, तो उनको ज़्यादातर पता नहीं है। कल भी मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख रहा था, कुछ हिंदी वीडियोस भी मैं देख रहा था जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि हमको नहीं पता है कि क्या हुआ था बंगाल में। तो हम लोग ये मूवी देखेंगे और यही सच है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि देखिए मैं खुद कह रहा हूँ कि कश्मीर में क्या हुआ था बिफोर कश्मीर फाइल्स आई डोंट नो, ठीक है, सच कह रहा हूँ, एकदम सच कह रहा हूँ। फिर कश्मीर फाइल्स देखने के बाद हमने गूगल सर्च किया, हम बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, तब हमको पता चला हाँ ये जो दिखाया गया ये सब सच है, ठीक है। तो बंगाल के बारे में भी बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और क्योंकि हमारा जो किताबें भी है, हिस्ट्री का जो किताब, उसमें भी कुछ ज़्यादातर लिखा नहीं है। शायद 1-2 लाइन लिखा हो कि 1946 में ऐसे राइट्स हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए, बस इतना ही, ठीक है। तो मैं बस कोशिश करूँगा जितना मुझे पता है उतना आप लोगों को बता सकूँ मैं कि क्या हुआ था उस समय। और पहले ही बोल देता हूँ मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट एंड नाउ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जितना मुझे पता है, जितना मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है, जितना मैंने गूगल किया है, जितना मैंने कुछ किताब मैंने ख़रीदा है बाद में भी, उस सब से मुझे जितना पता है मैं उतना ही आप लोगों को बताऊँगा। हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि किसी भी कम्युनिटी का हर्ट ना हो, मैं कोशिश करूँगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें हर्ट ना हो। बस एज ए हिस्ट्री जानने के लिए आप लोगों को मैं ये बोलने का कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को जनरल नॉलेज भी हो जाएगा और आप लोग इस भयानक इतिहास को जान भी पाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो समय की बात है 1946-47, हमको पहले ही जानना पड़ेगा उस समय कोलकाता में, नोआखाली में, फिर आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उस जगह पर, बिहार, ये सारे जगह पर राइट्स हुआ था, ठीक है। स्पेशली द ईस्टर्न इंडिया, मतलब जो बंगाल के प्रोविंस था, जो नॉर्थ वेस्ट मतलब जो पंजाब लाहौर का जो प्रोविंस था और सिंधु, उस प्रोविंस में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था ये वायलेंस। तो आज इस वायलेंस के बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स का, जो कि सबसे पहले हुआ था और सबसे भयानकतम अध्याय था इस पूरे राइट्स का, ठीक है। तो हम बात करेंगे द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना पड़ेगा द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स कब हुआ था। ये हुआ था 1946 की 16 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक, टोटल 5 दिन ये राइट्स चला था पूरे कलकत्ता में, कलकत्ता के आसपास के इलाकों में। और बहुत सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कलकत्ता का जो एरिया था वो है राजा बाजार, गार्डन रीच, मेटिया बुरुज, ये सारे इलाका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था ये राइट्स, ठीक है। लेकिन एक जो इतना बड़ा कम्युनल राइट्स हो गया हिंदू मुस्लिम के बीच, तो क्या ये ऐसे ही हो गया? ऐसा तो नहीं कि जो मतलब रिलीजियस जो दो धर्म के लोगों एक साथ इतने दिनों से रह रहे हैं, अचानक से वो लोग झमेला में पड़ गए, ऐसा नहीं हो सकता है। जबकि 1857 में भी जब सिपाही विद्रोह हुआ था तब भी ये लोग एक साथ लड़े थे। तो क्या हुआ? तो देखिए ये जो राइट्स का जो बीज था ना, जो सीड था, ये बहुत पहले, मतलब इससे लगभग 40-50 साल पहले ही इसका जो सीड था वो पोता गया था, ठीक है, वो बोआ गया था। हुआ ये था 1905 में जब ब्रिटिश ने ये सोचा कि हिंदू मुस्लिम को एक साथ नहीं रखा जाएगा, अगर एक साथ ये रखा जाए, इनको हम रखें तो हम इस देश में ज़्यादा दिन और नहीं टिक सकते। तो उन्होंने धर्म के नाम पे दोनों बंगाल को दोनों भाग में भाग कर दिया। क्योंकि उस समय बंगाली था जो सबसे ज़्यादा आगे था किसी भी स्टेट की तुलना में,
जो कि ब्रिटिश लोगों की नाक में दम करके रखा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया, ठीक है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो उस क्या हुआ, फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने आंदोलन किया, बंगो भंग आंदोलन जो हम जानते हैं, बंगो भंग आंदोलन। फिर राखी बंधन का उत्सव भी चालू किया गया हिंदू मुस्लिम के बीच। तो फिर 1911 में जाकर बंगो भंग आंदोलन जो था वो मतलब बंगाल के पार्टीशन को रोक दिया गया और यह आंदोलन भी थम गया। लेकिन इस बीच एक चीज़ हुआ, 1906 में ढाका का जो नवाब था, मतलब सुल्तान जो था, उसका नाम था सलीमुल्लाह। उन्होंने ये जो ईस्ट बंगाल है या पूरा जो इंडिया है, वहाँ के जो मुस्लिम है, उनके स्वार्थ को देखते हुए एक नया पार्टी का, एक सर्वभारतीय स्तर में एक नया पार्टी का उन्मोचन किया, जिसका नाम है मुस्लिम लीग। 1906 में मुस्लिम लीग बनी और मुस्लिम लीग बनते ही ये लोग मुस्लिमों की इंटरेस्ट के ऊपर बात करने लगे। क्योंकि देखिए उस समय अगर हम देखें तो मुस्लिम लोगों के ऊपर बहुत सारे बंदिशें थी। ऐसा बंदिश नहीं कि हिंदू ने उनके ऊपर बंदिशें लगे थे, उनके अपनों ने, मतलब उनके जो ये जो मतलब रिलीजियस सारे बंदिश बहुत सारे थे कि लड़कियों की शिक्षा नहीं होगा, अब वो लोग बाहर कहीं नहीं जा सकते, अपने जो रिलीजियस जो धर्म ग्रंथ है उसके अलावा कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, अपने मदरसा के अलावा वो बाहर जाके कोई शिक्षा नहीं ले सकते, ऐसे बहुत सारे उनके बंदिशें थी। तो इसी बीच सैयद अहमद खान जैसे बहुत बड़े बड़े जो उनके मुस्लिम रेवोल्यूशनिस्ट थे वो लोग आए। तो और फिर मुस्लिम लीग भी बनी, जिन्ना जैसे बड़े लीडर्स शामिल हुए। तो मुस्लिमों की इंटरेस्ट के ऊपर वो बात करने लगे। और इसी बीच 1910 में फर्स्ट टाइम कलकत्ता में बहुत बड़ी आकार में हिंदू मुस्लिम राइट्स नज़र में आया, जो कि राजा बाज़ार मिटिया बुरुज इलाका में 1910 में 1910 में हुआ था। फिर चलते 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 10-20-25 साल बीते। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था जो कि 1885 में गठित हुआ था, ये बहुत बड़ी पार्टी थी, ठीक है। और इनका जो मेन मुद्दा था वो है इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज़्यादातर जो इसका जो कर्मकर्ता थे वो हिंदू थे और इनका पूरे इंडिया में इनका जो दबदबा था वो बहुत मजबूत था। तो इसी बीच मुस्लिम लीग के जो नेता थे लाइक सलीमुल्लाह, जिन्ना, ख्वाजा नजीमुद्दीन, ये जो लोग थे, इन लोगों को एक डर सताने लगा कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया के इंडिपेंडेंस छीन लेते हैं और यूनाइटेड इंडिया अगर गठित हो जाता है, तो ये जो मुस्लिम लीग के जो लोग हैं, ये तो इनका तो दबदबा बहुत कम था, तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये अपना खुद के स्वार्थ के लिए एक नया गेम खेलने लगे। ये कौन सा गेम खेलने लगे, ये ज़्यादातर जो मुस्लिम है, मैंने कहा है कि उनके ऊपर बहुत बंदिशें थी, उनको एजुकेशन सिस्टम भी उनका अच्छा नहीं था, कुछ ज़्यादातर मुस्लिम लोग जो थे वो अनएडुकेटेड थे, ठीक है। तो ये उन लोगों का ब्रेन वॉश करने लगे, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो मुस्लिम लीडर्स थे लाइक बड़ाउद्दीन तायब जी, सैयद अब्दुल गफ्फर खान, ये लोगों का मुस्लिम समाज में उतना ज़्यादा दबदबा नहीं था। ज़्यादातर दबदबा था ये जिन्ना लोगों का, ठीक है। और ये लोग बहुत अच्छी तरह ब्रेन वॉश करने लगे कि अगर हिंदू क्षमता में आ गए तो मुस्लिमों का क्या हाल होगा, मुस्लिम ठीक से रह नहीं पाएंगे, मुस्लिमों को अत्याचार होगा, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होने लगा मुस्लिमों के ऊपर, ठीक है, मुस्लिम जो आम आदमी उनके ऊपर। तो मुस्लिम और हिंदुओं के बीच जो बीज झमेला का जो बीज ब्रिटिश करना चाहते थे और वो उनमें असफल रहे, लेकिन जिन्ना लोगों ने ये काम कर दिया। और 1940 आते आते मुस्लिम लीग ईस्ट इंडिया मतलब बंगाल, बांग्लादेश, बिहार एंड वेस्टर्न जो प्रोविंस था मतलब सिंधु, पंजाब, लाहौर, इस सब जगह में मुस्लिम लीग को का एक दबदबा बन गया, क्योंकि इस दो जगहों पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी। और मुस्लिम पॉपुलेशन जेतो ज़्यादा थी और इन जगह पर इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह काम किया, अच्छे कर्मकर्ता नियोग किए और उन लोगों के अच्छी तरह लोगों का ब्रेन वॉश किया। तो जब 1940 का जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में मुस्लिम लीग इन दोनों जगहों में एक बहुत अच्छी जीत हासिल की। और इसी 1940 में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का भी प्रस्ताव आया, कभी इकबाल के द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव आया। तो 1940 के बाद से ही धीरे धीरे ये लोगों का एक अपना जो चाह था कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने का, वो ज़ोरदार होने लगा, ठीक है। कि वो लोग अभी ब्रिटिश सरकार से ये उम्मीद करने लगे कि मांग करने लगे कि उनको अलग से एक मुस्लिम राष्ट्र चाहिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग मुसलमान ही रहेंगे, वो चाहिए। और वो दो जो जगह है, एक है बंगाल और दूसरा है पंजाब, इन दो जगह को लेकर पाकिस्तान को चाहिए। फिर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था
1942 में इधर आया आपका हमारा भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हो गया था। तो फिर 1946 में एक नया मिशन आया जिसका नाम है क्रिप्स मिशन, जिसमें बहुत सारे लोग थे। तो ये लोग आकर इंडिया को इंडिपेंडेंस देने का घोषणा किया और उन लोगों ने ये बता दिया कि इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस मर्यादा दिया जाएगा और अलग अलग प्रोविंस बनाया जाएगा इंडिया का, ठीक है। तो इस बात में नेशनल जो कांग्रेस थी इंडिया का और जिसका लीडर था जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस बात से सख्त मना कर दिया कि जो ये डोमिनियन स्टेटस और जो ये प्रोविंस, अलग अलग प्रोविंस का जो ये धारणा ये लोग दे रहे हैं, ये इंडिया को यूनाइटेड नहीं रखने देंगे। और वो लोग यूनाइटेड इंडिया ही चाहते हैं। लेकिन जो जिन्ना के जो पार्टी थे मुस्लिम लीग, वो लोग इन चीज़ों को समर्थन कर रहे थे, ठीक है। और ये जो क्रिप्स मिशन आया था 16 मई को 1946 की, तो एक महीने के आसपास 1946 की 16 जून को जिन्ना ने ये जो क्रिप्स मिशन की जो प्रस्ताव थे उसको एक्सेप्ट कर लिया। और इसके बाद जब नेहरू ने ये पूरा प्रस्ताव को खारिज कर दिया, और हालांकि जो नेहरू का जो पार्टी भी था नेशनल कांग्रेस, वो इंडिया का लगभग 80% जगह पर सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी थी। तो इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर इसको खारिज कर दिया तो ये कभी भी संविधान मतलब पार्लियामेंट में पास नहीं हो सकता है। तो ये देखते हुए जिन्ना ने ये रियलाइज़ किया कि अभी तो हमारा कुछ बात नहीं चलेगा, अगर हम एक्सेप्ट भी करते तब भी ये पार्लियामेंट में पास नहीं होगा। तब उन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर से कलकत्ता या हर वो जगह जहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा थे उन लोगों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया कि ये लोग काफिर है, अगर ये लोग क्षमता में आ गए तो मुस्लिमों लोगों का कोई भी धर्म बदल देगा, कोई धर्मीय आचार अनुष्ठान उनको करने नहीं देगा, ऐसे ब्रेन वॉश करने लगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि उस समय मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम बहुत ही पुअर था, तो अगर एजुकेशन ठीक ठाक नहीं होगा तो लोगों को बहुत आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सकता है। तो ऐसे ही उन लोगों को ब्रेन वॉश करने लगे। और फिर आया वो भयानक समय 1946 का 15 अगस्त, ठीक है। तो अचानक से उस समय के जो बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी थे हुसैन सुहरावर्दी, उन्होंने बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बोलकर 16 अगस्त को एक पब्लिक हॉलीडे घोषित कर दिया। क्यों, कैसे, कुछ नहीं, बस पब्लिक हॉलीडे घोषित कर दिया। और 16 अगस्त को ही एक गुप्त मीटिंग में जिन्ना ने सारे जो मुस्लिम लीडर्स है उनको ये डायरेक्ट एक्शन डे का आदेश दे दिया कि 1946 16 अगस्त वी लॉन्च डायरेक्ट एक्शन डे। हमें अगर उन्होंने ये भी कहा कि इफ़ इंडिया वांट वार वी वार, हमें जो चाहिए वो हम कैसे भी लेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। और उन्होंने ये डायरेक्ट एक्शन डे का सूचना कर दी। और इधर हुसैन सुहरावर्दी ने वो पहला तो उन्होंने कुछ काम ये किया कि पब्लिक हॉलीडे घोषित कर दिया। देन उन्होंने क्या किया, जो बंगाल में जो पुलिस जो फोर्स है वहाँ से अचानक से जो हिंदू जो पुलिस ऑफिसर्स है उनको सबको निकाल दिया, ठीक है। ज़्यादातर जो लोग थे उस समय बंगाल की पुलिस में वो थे मुस्लिम लोग, ठीक है। देन उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश सेना आने वाला था उन लोगों को सियालदा की एक रेस्ट कैंप में रुकने के लिए कह दिया। और जो पूरा जो पुलिस फोर्स है उनको 4 दिनों तक मतलब 16 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक पूरा इनएक्टिव करके रख दिया। और उन्होंने 16 अगस्त को 1946 अगस्त को दोपहर 2 बजे हमारा जो शहीद मीनार है कलकत्ता के शहीद मीनार के नीचे एक बहुत बड़ी जमायत हुआ, जिसमें ये आदेश दिया गया था कि बंगाल की हर एक जो मस्जिद है या हर एक जो जगह जहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा है, हर एक वार्ड से कम 3 मुस्लिम लोगों को इस जमायत में आना ही होगा, ठीक है। फिर सब लोग आए, वहाँ पर कुछ मतलब कम्युनल भाषण दिया गया, जिसमें मुख्य भाषण दिया था सुहरावर्दी खुद और ख्वाजा नजीमुद्दीन। और ये लोगों ने पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया ये जो लोग इधर आए थे उन लोगों का। और अभी एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस समय बंगाल में स्पेशली कलकत्ता में जो रिलीजियस जो डिवीज़न था उसमें हिंदू थे लगभग 73%, मुस्लिम थे लगभग 23%, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी उन लोगों के पास हथियार कि उन लोग ये ब्रेन वॉश करने लगे कि जो हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा होने के लिए वो लोग मुस्लिमों को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी झूठी उदाहरण भी उन लोगों ने खड़ा कर दिया।
तो दोपहर को ये पूरा मीटिंग चला। कुछ कुछ जगह पर बोला कि इस जमात में 30,000 लोग शामिल हुए थे, कुछ कुछ जगह में बोला कि 5 लाख लोग जमायत हुए थे, कुछ कुछ जगह में बोला कि 1 लाख लोग जमायत हुए थे इस पूरे मीटिंग में। ठीक है, यहाँ पर कलकत्ता का एक एमएलए है, उन्होंने ये भाषण दिया कि हम इससे पहले भी हिंदुओं के ऊपर राज किए हैं, तो अपना दिल छोटा मत करो, अपने घर में जो भी हथियार है उसको निकालो और जाके काफिरों को मारो। ऐसे कम्युनल स्पीच दिया गया मुस्लिम लीडर्स के द्वारा। और ये मीटिंग ख़त्म होने के साथ साथ ही जो हिंदू शॉप्स या दुकान थे, क्योंकि उस समय कलकत्ता में मारवाड़ी और हिंदुओं का बहुत सारी दुकान था, ठीक है। और कांग्रेस जो था बंगाल में कांग्रेस का जो पकड़ था वो थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन कमज़ोर होने के बावजूद भी बंगाल में कांग्रेस लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया कि पब्लिक हॉलीडे होने के बावजूद भी जो शॉप्स वगैरह रहेगा हिंदुओं का वो खुला रहेगा। तो हुआ ये कि ये मीटिंग ख़त्म हुआ 2 बजे, और लगभग 3:30-4 बजे से ही जो बंगाल में जो हिंदू शॉप्स था या जो हिंदू जो भी जगह था टेम्पल्स या हिंदू सोसाइटी, वहाँ पर मुस्लिम लोगों का हमला शुरू हो गया। और ऊपर से जेल में जेल में जो मुस्लिम्स या गुंडे लोग जो थे जिनको जेल में पकड़ के रखा गया था, उन लोगों को भी छोड़ दिया गया, वो खुला छूट दिया गया। और हुसैन सोहरावर्दी ने खुद ये एश्योरेंस दे दिया उस मॉब को कि आप ये 4 दिनों तक कुछ भी करो, कुछ भी कर सकते हो आप, हम आपको नहीं रोकेंगे, ठीक है। और ये उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला कि हम नहीं रोकेंगे, ऐसा बोला उन्होंने, मतलब यही हो गया कि ये आर्म्ड जो मुस्लिम मॉब था उसके ऊपर पुलिस फोर्स कोई भी एक्शन नहीं लेगा। और 4 दिनों तक कलकत्ता ने देखा कितना भयानक, मतलब अंधेरे से भी काली रातें कलकत्ता ने देखा। कलकत्ता के रास्ते में खून की नदियाँ बहने लगी। इवन उस समय का जो ऑथर है, जो उस समय लिखे थे, इवन जो क्या बोलते हैं आपको, जो जातीयतावादी लेखक भी नहीं थे, लाइक मेरा एक फेवरेट लेखक है, उनका नाम है हेमेंद्र कुमार रॉय, जो कि एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो एडवेंचर्स टाइप स्टोरी लिखते हैं, उन्होंने भी अपनी स्टोरीज़ में ये लिखते हैं कि मतलब उन्होंने जो अपनी स्टोरीज़ लिखते हैं वहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये कम्युनल राइट्स कितना भयानक हो सकता है। देखेंगे उनकी स्टोरीज़ में भी रास्तों में लाशों की ढेर लगी हुआ है, एवं कोलकाता के कुछ ऐसे गलियाँ रहता है जिसमें लोगों से भी ज़्यादा भालचर, मतलब जो सकून होता है ना, सकून पाखी जो होता है बाट, उसको दिखाया जाता था। कलकत्ता के हर एक रोड में लाश गिरी थी। लगभग मतलब सरकारी हिसाब में इन 4 दिनों में लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोग मरे गए थे। एक बहुत ही डरावना चीज़ हुआ था मेटिया बुरुज में। यहाँ पर एक केसू मिल बोलकर एक कॉटन मिल था, जिसका जो उनका जो वर्कर पार्टी था, उनका लीडर था सैयद उस्मान फारूकी। इन्होंने, और उस मिल में लगभग 7,000 लोग काम करते थे, ठीक है। और वहाँ पर ही एक मिल का एक मतलब हॉस्टल टाइप था, वहाँ पर 300 उड़िया लोग रहते थे, ठीक है, मेज़बाड़ी में। और ये मुस्लिम मॉब वहाँ पर गया और 300 लोग समेत उस मेज़बाड़ी को पूरा जला दिया। 300 लोग झुलस के मर गए। अरे ऐसे भयानक किस्से हुए बंगाल में। बंगाल की जो औरतें हैं उनके सामने उनके पतियों को मारा गया, फिर उनके साथ रेप किया गया और उनकी मतलब बिना कपड़ों की शरीर को लटका दिया गया, ठीक है, मतलब एक बांस लेकर लटका दिया गया। ऐसे भयानक चीज़ हुए। लेकिन आपको सुन के अवाक एक चीज़ लगेगा कि बहुत सारे ऐसे जगह भी है जहाँ पर मुस्लिम लोगों ने हिंदुओं को बचाया भी है, और बहुत सारी ऐसी जगह भी है जहाँ पर हिंदू लोगों ने इतना राइट्स होने के बावजूद भी हिंदू लोगों ने मुस्लिम को बचाया। इसका बहुत सारे उदाहरण मैंने एक दिन देख रहा था कि एक इंटरव्यू हो रहा था जहाँ पर एक मुस्लिम रिक्शा वाला बुज़ुर्ग आदमी था जो कह रहा था कि गोपाल पाठक, जो कि इस पूरे निधन यज्ञ में हिंदुओं का सेवियर था, जिनकी वजह से कलकत्ता हिंदू बनने मतलब पाकिस्तान के हाथ से जाते जाते बचा। वो कहते हैं गोपाल पाठक ने कैसे उनको सेव करते हुए हावड़ा स्टेशन तक पहुंचाया, और वो आज तक भी गोपाल पाठक जी का आभारी है, क्योंकि गोपाल पाठक जी ने कभी भी एक डायरेक्ट कह दिया था कि किसी भी मुस्लिम औरतों या बच्चों पे हाथ नहीं उठाया जाएगा, और जो मुस्लिम अनआर्म्ड है उनको कोई भी मारा नहीं जाएगा। और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग के थे जिनको गोपाल पाठक ने सेफली हावड़ा स्टेशन पर तक छोड़ दिया था। और उस समय मतलब जो रिवर गंगा था कलकत्ता और हावड़ा के बीच, वहाँ में मतलब नौका जो था, मतलब बोट्स जो थे
वो हज़ारों की संख्या में बोट्स लोगों से मौजूद जा रहे थे। और कहा जाता है कि कम से कम 3.5 से 5 लाख लोग कलकत्ता से चले गए थे उस समय, ठीक है। और लगभग 2.5 से 3 लाख लोग 3 लाख मुस्लिम लोग जो कलकत्ता से ईस्ट बांग्लादेश में भी चले गए थे, ठीक है। ये कहा जाता है इतना भयानक था ये मैसेकर, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जगह भी है जहाँ पर मुस्लिम ने भी हिंदुओं को बचाया है, बहुत सारे ऐसे। लेकिन ये पूरा जो प्लान था सुहरावर्दी का प्लान था कि 4 दिन तक पुलिस पूरा इनएक्टिव रहेगा। जो मुस्लिम्स जो गुंडाज है या बाहर से जो मुस्लिम लोगों को लाया गया था, वो लोग 4 दिनों तक पूरे कलकत्ता में ऐसा मतलब मौत की खेल रचेगा कि कलकत्ता की लगभग आधे से भी ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन खाली हो जाएगा और कलकत्ता में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। फिर कलकत्ता में वोट होगा और कलकत्ता ईस्ट इंडिया में शामिल हो जाएगा। क्योंकि उनका एक ये मकसद के पीछे और एक भी कारण था, क्योंकि देखिए ईस्ट जो बंगाल था, मतलब वर्तमान बांग्लादेश में ज़्यादातर जो कृषि काज होता है ना वो था, ठीक है। मतलब कृषि प्रधान था, बहुत सारे मतलब खेत खामारी का काम उधर बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन जो कारखाना मिल्स या जो कारखाना था वो सब ज़्यादा था वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो एक ठीक ठाक सर्कल बनाने के लिए दोनों चीज़ ही चाहिए, कारखाना और खेत खामारी दोनों चीज़ चाहिए। तो उन लोगों का टारगेट यही था कि वेस्ट बंगाल को कैसे भी हो ईस्ट बंगाल का अंदर लाना। और क्योंकि वेस्ट बंगाल में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा था तो इधर मैसेकर करना बहुत ज़रूरी था, इधर से हिंदू पॉपुलेशन को हटाना बहुत ज़रूरी था, तब फिर वोट होगा और ईस्ट बंगाल के अंदर घुस सकता है, ठीक है। लेकिन ये हुआ नहीं, क्योंकि गोपाल पाठा जी ने या और भी बहुत सारे लीडर से हिंदू लीडर से वो जो उन्होंने खड़ा हुआ। फिर बिहार उत्तर भारत से भी बहुत सारे सिख्स हिंदूज़ लोग आए, फिर लड़ाई भी हुई, मुस्लिम भी मारे गए। लेकिन ज़्यादातर जो क्षति हुआ इस समय, ज़्यादातर जो क्षति पहुंचा वो हिंदुओं को हुआ। कहा जाता है कि 10,000 से 15,000 हिंदू इन 4 दिनों में मार गए, ठीक है। सोच सकते हैं बस 4 दिनों में 10 से 15,000 लोग मार जाते हैं। भयानक, मतलब इतने भयानक किस्से हैं कि जो हिंदू लीडर्स थे बड़े बड़े उनका सर काट दिया गया, उनका सर काट के सर को लटका दिया गया। या जो बहुत सारे हिंदू लीडर्स के सर काट के जो मस्जिद है उस मस्जिद के सामने टांगा दिया गया। या जो मुस्लिम लीडर्स थे उनके पैरों के सामने रखा गया, फुटबॉल खेला गया। ऐसे बहुत सारे भयानक किस्से हैं। औरतों के साथ भयानक अत्याचार हुआ, भयानक से भयानकतम अत्याचार हुआ औरतों के साथ भी। तो ये था द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स 1946 से 16 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक। फिर 21 अगस्त में पूरी बंगला वायसराय के कंट्रोल में आ गया। और 18 अगस्त से के बाद से ही धीरे धीरे पुलिस फोर्स या जो सोल्जर्स थे वो डिप्लॉय होने लगे और वो काम में आने लगे। 22 अगस्त आते आते धीरे धीरे राइट्स एकदम थम गए। लेकिन इस राइट्स में हम देखें कि 16 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक सबसे ज़्यादा मतलब ख़तरनाक था ये राइट्स, जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदुओं को मारा गया। लेकिन 18 अगस्त के बाद से धीरे धीरे हिंदू प्रोटेस्ट करने लगे, फिर ये लड़ाई दिमुख हो गई, मतलब वो भी मरने लगे हम भी मारने लगे, ऐसा चीज़ें हुआ। लेकिन एक चीज़ तब भी हुआ है, एक चीज़ नोआखली राइट्स में भी हुआ है कि आम जो मुस्लिम है, मतलब पकड़िए कि मैं एक हिंदू हूँ, मेरे घर के बगल में एक मुस्लिम है, उसके पास एक मुस्लिम है, उसके बगल में एक हिंदू है। ऐसे सोसाइटीज़ में मुस्लिम लोगों ने भी बहुत मदद की हिंदुओं की, और हिंदुओं ने भी एक बहुत दरियादिली दिखाई कि उन्होंने भी किसी भी अनार्म्ड या जिसम के उनको कोई क्षति ना पहुँचे ऐसे मुस्लिम लोगों के ऊपर, मुस्लिम औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर हमला नहीं की। तो ये चीज़ थी, ये चीज़ आज भी है। लेकिन एक चीज़ सीखने को मिलती है कि कैसे अन एडुकेशन की मतलब क्या बोलते हैं, अन एडुकेशन जो था मुस्लिम सोसाइटी में, उसका सुविधा लेकर मुस्लिम जो ये लीडर्स थे उस समय में, जिन्ना या और भी थे, इन लोगों ने कैसे ब्रेन वॉश कर दिया एक बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन की और इतना बड़ा मैसेकर कर दिया। तो ये था मेरी जितना जानता हूँ द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के बारे में, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके अलावा भी बहुत सारे भयानक किस्से, बहुत सारे जानकारी है, वो आप लोग जाइए गूगल में या किसी भी जगह पर जहाँ से आपको समाचार मिले, आप अपने ज्ञान के लिए जान सकते हैं, अपने इतिहास को जान सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप बता सकते हो कैसा लगा। और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा गोपाल पाठा, द नोआखली किलिंग्स या वेस्टर्न
इंडिया ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो जो राइट्स हुआ था उसके बारे में भी चर्चा करने का। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।